हेलो बच्चों, कैसे हो? फिर आ गया मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन लेके, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का, जो बहुत ज़्यादा वेटेड था। बहुत सारे बच्चों के रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर सेकंड सेमेस्टर परीक्षा आ गई है और क्वेश्चन बनाने में परेशानी हो रही है। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन तो आपने बहुत बढ़िया से क्लियर करा ही दिया था। वन शॉट लेक्चर अपलोडेड है, लाइव क्लासेस में उसके सॉल्यूशंस हैं, एनसीईआरटी भी है, एग्जाम्पलर भी है, सारे सॉल्यूशंस हम लोग समझ गए सर। लेकिन सर फोर्स में परेशानी हो रही है। स्कूल के टीचर समझा देते हैं लेकिन उतनी अच्छी तरह से समझ में नहीं आता सर, तो फिर पेपर्स अच्छे नहीं जाएंगे सर। इसलिए फोर्स का एनसीईआरटी भी रिकॉर्ड कर दीजिए, या एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी दे दीजिए और एग्जाम्पलर सॉल्यूशन भी दे दीजिए। तो एनसीईआरटी तो आपको मिल ही चुका है, ठीक है, आप समझ ही गए होंगे, आपने प्रैक्टिस किया होगा, उम्मीद है हमको। अब आज एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन आपके लिए दे देता हूं, बेटा अच्छी तरह से पढ़िएगा, ठीक है? तो चलिए, वन शॉट लेक्चर है, स्टार्ट करते हैं। बेटा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ इन एन एक्सिलरेटेड मोशन। कोई ऑब्जेक्ट है जो एक्सिलरेटेड मोशन में है, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है? इट्स स्पीड कीप्स चेंजिंग, स्पीड तो चेंज हो ही सकता है, मोशन एक्सिलरेटेड है। वेलोसिटी भी चेंज हो सकती है, ठीक है, मैंने एनसीईआरटी में भी पढ़ाया था आपको कि अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है मतलब स्पीड चेंज हो रही है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, या उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, या दोनों चेंज हो रहा है। मतलब एक्सिलरेटेड मोशन के लिए स्पीड चेंज हो सकती है, वेलोसिटी चेंज हो सकता है। इट ऑलवेज गोज अवे फ्रॉम द अर्थ, हमेशा उसको धरती से ऊपर की तरफ उछालेंगे तभी एक्सिलरेटेड मोशन होगा, ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है? इसीलिए इसका ऑप्शन सी लिखा हुआ है, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ये भी देख लो, ए फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग ऑन इट, वो तो लगना ही चाहिए, वो तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मोशन एक्सेलरेटेड रखना है तो ऑब्वियसली बाहर से फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा बेटा। तो चलो ओवरऑल आंसर इसका सी हो गया। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन द सेम बॉडी ऑन डिफरेंट बॉडीज इन अपोजिट डायरेक्शन। ये हो जाएगा बेटा, मैंने एनसीईआरटी सॉल्यूशन में भी आपको समझाया हुआ है, लेक्चर में भी इन डिटेल किया हुआ है कि हमेशा जो एक्शन लगता है वो अलग बॉडी पर लगता है, रिएक्शन लगता है अलग बॉडी पर लगता है, और डायरेक्शंस भी बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। A goalkeeper in a game of football pulls his hands backwards after holding the ball, shot at the goal. This enables the goalkeeper to, ठीक है बेटा, आपने सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा होगा। क्रिकेटर अगर बॉल को कैच करता है, उससे पहले मोमेंटम में ही मैंने ये बता दिया है, क्रिकेटर अगर बॉल को कैच करता है तो कैच करने के बाद धीरे धीरे हाथ को पीछे लाता है, धीरे धीरे हाथ को पीछे लाता है ताकि उसका मोमेंटम धीरे 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 करके जो है डिक्रीज हो, एकाएक जीरो ना हो जाए। अगर ऐसे हाथ लगा देगा तो हाथ से बॉल टकराएगी, उसका मोमेंटम एकाएक जीरो होगा, हाथ की कोई हड्डी टूट सकती है, क्योंकि बैट्समैन जब मारता है तो बहुत हार्ड हिट करता है, और खास करके अगर जो है हिटर हो कोई, ठीक है, तब तो भाई जो है टूटना लाजिमी है। तो धीरे धीरे मोमेंटम को जीरो करते हैं। इसीलिए चाहे फुटबॉल आप यहां देख लो, गोलकीपर क्या कर रहा है, अपने हाथ को पीछे खींच रहा है फुटबॉल को पकड़ने के बाद, ठीक है, ऐसा वो क्यों कर रहा है? तो एक्सर्ट्स लार्जर फोर्स ऑन द बॉल, वो लार्जर फोर्स लगा रहा है। रिड्यूस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द हैंड्स, उसके हाथ पर जो फोर्स लगेगा उसको धीरे धीरे कम कर रहा है। इंक्रीज द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो बेटा वो क्या कर रहा है, धीरे 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 धीरे, क्योंकि आप जानते हो कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, तो डेल पी बाय टी, ठीक है,
धीरे धीरे वो मोमेंटम को घटा रहा है, धीरे धीरे उसको जीरो कर रहा है, एकाएक जीरो नहीं कर रहा है, ताकि उस पर फोर्स जो है, क्योंकि पता है आपको कि टाइम अगर बढ़ेगा तो फोर्स बेटा घटेगा, तो वो टाइम को बढ़ा रहा है ताकि उस पर फोर्स कम लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू काउज द ऑब्जेक्ट to increase its speed, to decrease its speed, to resist any change। अरे सी हो जाएगा भाई, क्योंकि इनर्सिया क्या करता है, इनर्सिया क्या करता है मैंने लेक्चर में भी बताया है, एनसीईआरटी में भी बताया है, सॉल्यूशन में, इसमें भी फिर से बता रहा हूं। इनर्सिया क्या है? कोई भी बॉडी अपने पोजीशन में चेंज नहीं चाहती, वो जिस पोजीशन में है, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, मोशन में है मोशन में रहना चाहती है, ठीक है। तो द इनर्सिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू काउज द ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट एनी चेंज इन इट्स मोशन, स्टेट ऑफ मोशन। अगर बॉडी मोशन में है तो इनर्सिया क्या चाहेगी? बॉडी मोशन में ही रहे, है ना। टू इंक्रीज स्पीड ये भी नहीं चाहेगी, डिक्रीज स्पीड ये भी नहीं चाहेगी, डिसिलरेट ये भी नहीं चाहेगी, वो चाहेगी कि मैं चलती रहूं, मैं चलती रहूं, ठीक है। A passenger in a moving train tosses a coin which falls behind him. It means that motion of the train is। बेटा inertia of motion का एग्जाम्पल है। कोई पैसेंजर ट्रेन में जा रहा है, ट्रेन चल रही है, तो पैसेंजर भी चल ही रहा है, ट्रेन के साथ साथ जा रहा है। जो ट्रेन की इनर्सिया है वही उसकी भी इनर्सिया है, इनर्सिया ऑफ मोशन। अब वो मान लो खड़ा हो जाता है ट्रेन में ही और एक कॉइन उछालता है, तो कॉइन को उछाल तो देता है ऊपर, लेकिन कॉइन उसके जबकि सामने में उछालता है, कॉइन उसके पीछे गिरती है। रीजन क्या हुआ? सोचिए जरा सा। पैसेंजर जो है वो तो ट्रेन के साथ ही आगे बढ़ गया, कॉइन अपने इनर्सिया को मेंटेन करने में रह गई, तो पैसेंजर आगे बढ़ गया, कॉइन पीछे गिर गई, ठीक है। तो ए पैसेंजर इन अ मूविंग ट्रेन टॉसेस अ कॉइन व्हिच फॉल्स बिहाइंड हिम, इट मींस दैट मोशन ऑफ द ट्रेन इज एक्सिलरेटेड। ट्रेन आगे बढ़ रही है, एक्सिलरेटेड मोशन है उसका, यूनिफॉर्म नहीं, रिटार्डेड नहीं, अलोंग सर्कुलर ट्रैक। अब ट्रेन क्या करेगा? घूमने लगेगा, ऐसा भी नहीं है, तो एक्सिलरेटेड है। ट्रेन अगर गोल गोल घूमने लगे तो बड़ा दिक्कत है भाई, कैसे एक जगह से दूसरे जगह पहुंचोगे। An object of mass 2 kg is sliding with a constant velocity of 4 meter per second. Okay. On a frictionless horizontal table. कोई frictionless table है, उस पर 2 kg की बॉडी स्लाइड कर रही है constant velocity से। The force required to keep the object moving with the same velocity 0। क्योंकि आपको पता है कि वेलोसिटी को चेंज करने के लिए फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती है, वेलोसिटी को कांस्टेंट रखने के लिए किसी फोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती, है ना। अगर नेट फोर्स 0 रहे तो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करती रहती है। रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम, ठीक है, क्योंकि रॉकेट अगर उड़ता है, ठीक है, तो वहां मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहती है, ठीक है। अरे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है बेटा, रॉकेट को उड़ते हुए देखे होगे तुम, ठीक है, तो उसका मोमेंटम कंजर्व रहता है। अब कहोगे सर रॉकेट को उड़ते हुए तो हमने नहीं देखा। इमेजिन तो कर ही सकते हो ना, इमेजिन तो कर ही सकते हो ना। वो जितनी वेलोसिटी से नीचे जो है, नीचे जितना फोर्स नीचे की तरफ लगाता है उससे कुछ जो है मटेरियल्स रिलीज हो रहे होते हैं, ठीक है। तो जितना फोर्स वो नीचे की तरफ लगाता है, जितना एक्शन नीचे की तरफ करता है, उतना ही रिएक्शन से ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। अगला है ए वाटर टैंकर फिल्ड अप टू 2/3 ऑफ इट्स हाइट। एक वाटर टैंकर है जो 2/3 भरा हुआ है, इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड से जा भी जा रहा है। ऑन सडन एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक द वाटर इन द टैंक वुड, अगर एकाएक ब्रेक लगा दिया जाए तो पानी क्या होगा? मान लो ट्रेन में रखा हुआ है, ट्रेन भी जा रही है, पानी भी उसके साथ ही जा रहा है, टैंकर भी जा रहा है, ठीक है। एकाएक ट्रेन लगेगी तो पानी आगे की तरफ उछलेगा,
एकाएक ट्रेन रुक जाएगी, ब्रेक लगा देगी तो पानी आगे की तरफ उछलेगा, क्योंकि ट्रेन तो अपनी इनर्सिया को चेंज कर चुकी है। पानी को इनर्सिया को चेंज करने में समय लगेगा, तब तक वो आगे की तरफ जो है फ्लो करेगी। ठीक है, तो मूव बैकवर्ड नहीं भाई, संभव नहीं है। मूव फॉरवर्ड, ये आगे आ जाओ। देयर आर 3 सॉलिड्स मेड अप ऑफ एल्युमिनियम, स्टील एंड वुड ऑफ द सेम शेप सेम वॉल्यूम। ठीक, तीनों का शेप, साइज, वॉल्यूम सब बराबर है। व्हिच ऑफ देम वुड हैव हाईएस्ट इनर्सिया? इनर्सिया किसकी ज्यादा होगी? तो भैया जिसका मास ज्यादा होगा, एल्युमिनियम से ज्यादा डेंसिटी होती है स्टील की, तो इसका मास ज्यादा होगा, इसीलिए इसकी इनर्सिया ज्यादा होगी। वुड से ज्यादा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से ज्यादा स्टील, तो डेंसिटी ज्यादा है बेटा, तो पार्टिकल्स की क्वांटिटी भी ज्यादा होगी, मास भी ज्यादा होगा, और मास ज्यादा होगा तो इनर्सिया भी ज्यादा हो जाएगा। 2 balls of the same size but of different materials, rubber and iron, are kept on the smooth floor of a moving train. कोई मूविंग ट्रेन है, उसके फ्लोर पर आपने रबर बॉल भी रख दिया, आयरन बॉल भी रख दिया, दोनों रख दिया। द ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली टू स्टॉप द ट्रेन। ठीक है, एकाएक ब्रेक लगी, ट्रेन रुक गई। विल द बॉल स्टार्ट रोलिंग? क्या बॉल चलना शुरू कर देगा? हाँ भाई, चलना शुरू कर देगा, आगे की तरफ चलेगा, आगे की तरफ चलेगा। इफ सो, इन विच डायरेक्शन? Will they move with the same speed? Give reason for your answer. Yes, the balls will start rolling in the direction in which the train was moving. ठीक है, क्योंकि ट्रेन रुक गई, ट्रेन चल रही थी, बॉल को हमने रख दिया, बॉल रेस्ट में था, ट्रेन एकाएक रुकी, बॉल रेस्ट में था ना, बॉल को हमने रख दिया तो बॉल रेस्ट में था ना। कमेंट करें, अरे भाई रेस्ट में कैसे रहेगा, ट्रेन जा रही है तो बॉल भी जा रही है। आप सीट पर बैठे रहते हो, आप भी जा रहे होते हो, ट्रेन भी जा रही होती है। तो एकाएक ट्रेन रुक गई, तो ट्रेन तो रुक गई, लेकिन बॉल अपनी इनर्सिया को कंटिन्यू करेगा, आगे 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 बढ़ता चला जाएगा। सिंपल सी बात है बेटा। ठीक है, ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक्स द ट्रेन कम्स टू रेस्ट, बट ड्यू टू इनर्सिया द balls try to remain in motion, therefore they begin to roll. Since the masses of the balls are not the same, therefore the inertial forces are not same on both the balls, thus the balls will move with different speeds. स्वाभाविक है, क्योंकि एक रबर का था, एक आयरन का था, दोनों की इनर्सिया अलग अलग है, दोनों का मास अलग अलग है, अलग अलग एप्लीकेशन दिखाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 2 identical bullets are fired, one by light rifle, another by heavy rifle, with the same force. Which rifle will hurt the shoulder more and why? ठीक है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर हम लोग कई बार अभी तक बात कर चुके हैं। ठीक है, बुलेट भी उसी हिसाब से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर काम करता है। जितनी वेलोसिटी से बुलेट आगे बढ़ती है, उतनी ही वेलोसिटी से गन जो है वो रिकॉइल करता है, पीछे की तरफ आता है। इसको रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन कहते हैं। पहले सिलेबस में था, अब नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल है तो जानना ही चाहिए, मैंने लेक्चर में पढ़ा दिया है। ठीक है, तो अब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि 2 आइडेंटिकल बुलेट है, एक बार उसको लाइट राइफल से फायर किया गया, एक बार उसको हैवी राइफल से फायर किया गया। ठीक है, तो आपके शोल्डर को मान लो शोल्डर में सटा के हम फायर कर रहे हैं, ठीक है, तो कौन सा ज्यादा जो है वो हर्ट करेगा? ठीक है, तो फ्रॉम द लाइट राइफल अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और एक्सप्लेनेशन बाय न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, लाइट राइफल जो है वो आपको ज्यादा हर्ट करेगी, मास कम है ना, इनर्सिया भी कम है ना, झेल नहीं पाएगी ना, बहुत हाई वेलोसिटी से पीछे आ जाएगी। और जिसका मास ज्यादा है वो इनर्सिया को झेल लेगा, वो उतनी वेलोसिटी से पीछे नहीं आएगा। तो लाइट राइफल जो है वो ज्यादा हर्ट करेगी। चलो बेटा अगला क्वेश्चन लेते हैं। ए हॉर्स कंटिन्यूज टू अप्लाई फोर्स इन ऑर्डर टू मूव ए कार्ट विद अ कांस्टेंट स्पीड। अगर घोड़ा गाड़ी है तो घोड़े को बराबर फोर्स लगाते रहना पड़ता है कांस्टेंट स्पीड से जाने के लिए। एक्सप्लेन भाई। बड़ा सिंपल सा रीजन है भाई, चूंकि फ्रिक्शन जो है वो उस घोड़ा गाड़ी को रोकने की कोशिश करता है ना। अब घोड़ा मान लो एक बार चल दिया,
घोड़ा गाड़ी लेके वो थोड़ी दूर चल दिया, अरे अब तो मेरी गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है, अब मैं फोर्स ना भी लगाऊं तो ये गाड़ी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगी। ऐसा होता है क्या? फ्रिक्शन बार बार डिस्टर्ब करता है, इसलिए घोड़े को भी कॉन्स्टेंटली फोर्स लगाते रहना पड़ेगा कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन के कारण ऐसा करना पड़ेगा बेटा। अगला क्वेश्चन, सपोज ए बॉल ऑफ मास m इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक m मास का बॉल है, आपने उसको ऊपर फेंक दिया विद इनिशियल स्पीड v, इनिशियल स्पीड v के साथ आपने फेंका। इट्स स्पीड डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली टिल इट बिकम्स जीरो। इसका स्पीड जो है वो धीरे धीरे घटता है। पता ही है आपको कि अगर बॉल को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो किसी पर्टिकुलर हाइट पे जाके इसका वेलोसिटी जीरो हो जाता है, और इसी कारण से ये फिर नीचे की तरफ आने लगता है। Therefore the ball begins to fall downward, लिखा हुआ ही है, and attains the speed v again before striking the ground। और फिर ये जो है वापस जब आ रहा है तो ग्राउंड से टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी v हो जाती, v वेलोसिटी से टकराता है। ऐसा ही एनसीईआरटी में भी आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ है कि डंबल जो है वो मोमेंटम ट्रांसफर करेगा अर्थ को। कितना ट्रांसफर करेगा, हम लोगों ने न्यूमेरिकल में सॉल्व किया था बेटा इसको। ठीक है, इट इंप्लाइज दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम्स ऑफ द बॉल आर सेम। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों सेम है। यस, येट इट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एक्सप्लेन व्हाई। ठीक है, जो पहले का मोमेंटम था बाद का भी मोमेंटम वही है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसको जो है अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के एग्जाम्पल में क्यों नहीं रख सकते, यही क्वेश्चन है शायद। इट इंप्लाइज दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉल आर सेम, येट इट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एक्सप्लेन व्हाई। बेटा बिल्कुल नहीं रख सकते इसको, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कब होता है, मैंने समझाया ना लेक्चर में। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कब होता है, जब कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स बॉडी पर काम ना करे। ठीक है, इसका भी हमने इनिशियल निकाल लिया जिससे फेंके थे, मान लो थोड़ी देर के लिए, फाइनल निकाल लिया, ऐड कर लिया, इधर से इनिशियल निकाल लिया, फाइनल निकाल लिया, ऐड कर लिया। अरे भाई दोनों तरफ का मोमेंटम बराबर है, तो फिर इसको हम जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि यहां फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट हो रहा है, बाहर से एक फोर्स एक्ट हो रहा है बेटा। ठीक है, तो बाहर से जब भी फोर्स एक्ट होता है तो फिर वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लॉ ही कहता है कि दो बॉडी कोलाइड कर रही है, बाहर से कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रहा है, कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, तो मतलब बिफोर कॉलिजन जो है जो मोमेंटम होगा वो आफ्टर कॉलिजन के बराबर होता है। तो यहां तो ग्रेविटी लग रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यही लिखा हुआ भी होगा शायद। Law of conservation of momentum is applicable to isolated system. No external force is applied. लिखा हुआ ना बेटा। In this case, the change in velocity is due to gravitational force. एक external force लग गया बेटा, इसीलिए इसको जो है हम इस क्राइटेरिया से बाहर रखेंगे। आगे आ जाओ। Velocity versus time graph of a ball of mass 50 gram rolling on a concrete floor is shown in figure 9.1। फिगर दिया हुआ है। कैलकुलेट द एक्सीलरेशन एंड फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द बॉल, फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द फ्लोर ऑन द बॉल। ठीक, अच्छी बात। गिवन लिख लेते हैं। बॉल का मास 50 ग्राम, m इज इक्वल टू 50 ग्राम, तो 50 बाई 1000 कर ले बेटा, किलोग्राम में तो कन्वर्ट करना ही है, तो 1/20 किलोग्राम हो गया। ठीक, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, बॉल का मास 50 ग्राम है, कंक्रीट फ्लोर पर चल रहा था। कैलकुलेट द एक्सीलरेशन एंड फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा, एक्सीलरेशन भी निकालना है और फ्रिक्शनल फोर्स भी, वही नेगेटिव वाला बेटा, अपोजिट वाला, वो निकालना है। अब इसमें देखो, ग्राफ को ध्यान से देखो, आपने मोशन में कई सारे इस तरह के ग्राफ्स बनाए हैं। इसका इनिशियल दिखा रहा है 80 मीटर पर सेकेंड, और बेटा फाइनल दिखा रहा है, चूंकि रेस्ट में आ गया है तो फाइनल हो गया 0, और टाइम कितना लग गया है, 8 सेकंड लग गया है, 8 सेकंड लग गया है। तो अब एक्सेलरेशन तो आप निकाल ही दोगे ना आराम से, a इज इक्वल टू v माइनस u बाई टी। ठीक है,
ए निकाल लेना, और उसके बाद ए निकल गया तो मास दिया हुआ या 1/20 kg, तो बेटा एफ भी निकल जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम ए से फोर्स निकाल देना, इजी है। अगले नंबर में आओ, ए ट्रक ऑफ मास एम इज मूव्ड अंडर अ फोर्स एफ, ओके, if the truck is then loaded with an object equal to the mass of the truck, अच्छा, and driving force is half, लो मास बढ़ा दिया, फोर्स घटा दिया, then how does the acceleration change? बढ़िया बात है। देखो पहले क्या था, न्यूमेरिकल पहले ठीक से समझो, ठीक है। ट्रक का मास है बेटा m, और उस पर फोर्स लग रहा है F। ट्रक का मास है m और फोर्स लग रहा है F, ठीक है, जा रही है ट्रक, अच्छी बात है। अब क्या होता है कि ट्रक पर ट्रक के ही बराबर मास और लोड कर दिया गया। इफ द ट्रक इज देन लोडेड विद एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू द मास ऑफ द ट्रक, ट्रक का जितना मास है उतना सामान भी उस पर लोड कर दिया गया, तो बेटा मास बढ़ के कितना हो जाएगा, m प्लस m हो जाएगा, 2m हो जाएगा, 2m हो जाएगा। एंड द ड्राइविंग फोर्स इज हाफ, और फोर्स कितना था, F था, अब घटा के इसको F/2 कर दिया। देन हाउ डज द एक्सिलरेशन चेंज, एक्सिलरेशन कैसे चेंज होगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, 25 गुना बढ़ जाएगा, 50 गुना घट जाएगा, क्या होगा, दैट यू हैव टू कैलकुलेट। देखो इन फर्स्ट कंडीशन, पहले कंडीशन में क्या है बेटा, m इज इक्वल टू m है, जस्ट ए मिनट, मास इज इक्वल टू m है और फोर्स इज इक्वल टू f है। इसको अगर a1 मान लें, a इज इक्वल टू F/m होता है, जानते ही हो, क्योंकि f इज इक्वल टू ma होता है। इसको अगर a1 मान लें पहले वाले को, तो क्या हो जाएगा, फोर्स है f और मास है m, F/m हो जाएगा, ठीक है। इन सेकेंड कंडीशन, अब दूसरे कंडीशन में देख लो, इन सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन क्या किया है बेटा, m इज इक्वल टू 2m कर दिया है और f इज इक्वल टू F/2 कर दिया है। अब इसका भी a2 निकाल लो, फिर F/m कर लो, F/2/2m, तो सॉल्व करते हैं इसको, F/2 इंटू 1/2m हो जाएगा बेटा, तो F/4m हो जाएगा, a2 भी निकल गया आपका, ठीक है। अब चाहे आप a1 को a2 से डिवाइड कर दो या a1 का वैल्यू आप a2 में पुट कर दो, ठीक है। मतलब फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड अगर हम लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व करना चाहें, यूजिंग इक्वेशन सेकेंड अगर हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करना चाहें, तो सेकेंड इक्वेशन कह रहा है कि a2 इज इक्वल टू F/4m हो गया। इसको लिख सकते हैं ना बेटा 1/4 इंटू F/m, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिखो कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखो, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो a2 इज इक्वल टू जो है 1/4 इंटू F/m हो गया। अब F/m का वैल्यू यहां देखो कितना निकला था, a1 निकला था, तो a2 इज इक्वल टू 1/4 इंटू a1 हो गया बेटा, और a2 इज इक्वल टू a1/4 हो गया। मतलब बाद में जो एक्सिलरेशन है पहले वाले एक्सिलरेशन से 4 गुना कम हो गया, मतलब एक्सिलरेशन रिड्यूस्ड बाय 4 टाइम्स, 4 गुना घट गया एक्सिलरेशन। समझ में आ गई बात, चलो आगे बढ़ते हैं। 2 फ्रेंड्स ऑन रोलर स्केट्स आर स्टैंडिंग 5 मीटर अपार्ट। मान लो एक दोस्त यहां है, एक दोस्त यहां है, रोलर स्केट से वो स्केटिंग करता है ना लोग, ठीक है, उसी पर दोनों खड़ा है, और ये दोनों एक दूसरे से 5 मीटर अपार्ट है, 5 मीटर की दूरी पर है। 2 फ्रेंड्स ऑन रोलर स्केट्स आर स्टैंडिंग 5 मीटर अपार्ट फेसिंग ईच अदर, और दोनों एक दूसरे की तरफ घूम के खड़ा है। वन ऑफ देम थ्रोज ए बॉल ऑफ 2 kg टुवर्ड्स अदर। एक क्या करता है, एक बॉल को फेंकता है, बॉल को, m मास का एक बॉल है 2 kg का, इसको फेंकता है दूसरे की तरफ, और दूसरा उसको कैच भी करता है। हाउ विल दिस एक्टिविटी अफेक्ट द पोजीशन ऑफ द टू? बढ़ेगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा। अब क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ये स्केटिंग वाले जो है इस पे खड़ा है, स्केट्स पे खड़ा है, रोलर स्केट्स पे खड़ा है, तो ये अगर फेंकेगा
तो जितना एक्शन लगाएगा उतना ही रिएक्शन हो जाएगा, ये पीछे पीछे खिसक जाएगा, ठीक है। और इधर से बॉल आ रही है, अगर ये कैच करता है तो जितना बड़ा एक्शन इधर है उतना ही बड़ा रिएक्शन इसका इधर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है खिसक करके यहां चला आएगा, ठीक है, कैच करेगा, फोर्स लगेगा, खिसकेगा पीछे, और ये फेंकेगा, आगे एक्शन लगाएगा, पीछे खिसकेगा। इसका भी एक्शन आगे से हो रहा है इसीलिए ये पीछे खिसक रहा है। तो दोनों अगर खिसक जाएगा बेटा तो दोनों के बीच डिस्टेंस जो है 5+d हो जाएगा, ठीक है। ये भी खिसका है, वो भी खिसका है, ठीक है। अगर इसका डिस्टेंस d मान लें, इसका भी d मान लें, तो फिर 5+2d हो जाएगा, ठीक है। तो खिसकेगा तो दोनों। तो इस तरह से हम इसके आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि ये फेंकेगा इसलिए इस पर रिएक्शन लगेगा, ये भी पीछे आएगा, ये कैच करेगा इसलिए रिएक्शन लगेगा, ये भी पीछे जाएगा, तो दोनों के बीच का सेपरेशन बढ़ेगा। क्लियर हो गया? चलो, water sprinkler used for glass lawns begins to rotate as soon as the water is supplied। हाँ भाई सही बात है, वाटर को किसी पर्टिकुलर फोर्स से सप्लाइड करते हैं, किसी पर्टिकुलर फोर्स से उस मशीन में भेजते हैं, तो जितने बड़े एक्शन से भेजते हैं रिएक्शन भी बेटा उतना ही बड़ा होता है। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑन व्हिच इट वर्क्स। और कोई मशीन वगैरह मोटर वगैरह नहीं लगी रहती है, एक्शन रिएक्शन से ही, थर्ड लॉ से ही चलता है। जितना बड़ा फोर्स लगाओगे उतने बड़े फोर्स से पानी दूसरी तरफ से निकलेगा, ठीक है। द वर्किंग ऑफ द रोटेशन ऑफ ए स्प्रिंकलर इज बेस्ड, देख लो, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। As the water comes out of the nozzle of the sprinkler, an equal and opposite reaction force comes in play, so the sprinkler starts rotating। और स्प्रिंकलर जो है वो घूमने भी लगता है, घूम घूम के डांस कर करके बढ़िया बढ़िया जो है चारों तरफ जो है पानी छिड़कता है, अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। तो टोटल एक्शन रिएक्शन का मामला है बेटा, फोर्स ज्यादा है, एक्शन बड़ा है, रिएक्शन भी बड़ा होगा, रिएक्शन बड़ा होगा तो स्प्रिंकलिंग भी अच्छा होगा। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। बेटा मैंने लेक्चर में डिराइव कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा है या आपको परेशानी होती है डेरिवेशन में तो वहां देख लें। ए बुलेट ऑफ 10 ग्राम स्ट्राइक्स अ सैंड बैग एट अ स्पीड ऑफ, क्या लिखा हुआ था, A bullet of 10 gram strikes a sandbag at a speed of 10 to the power 3 meter per second and gets embedded after traveling 5 centimeter। अरे इस टाइप का प्रॉब्लम तो आपने एनसीईआरटी में बनाया हुआ है, ठीक है। चलो देखते हैं, वही वाला वुडन ब्लॉक जैसा प्रॉब्लम है बेटा। एम हो गया 10 ग्राम, तो बेटा 1/1/100 किलोग्राम हो जाएगा। स्ट्राइक्स अ सैंडबैग, मान लो इस बार वुडन ब्लॉक के जगह यहां सैंड बैग ले लिया है, बुलेट आई, इसके अंदर धंस गई, ठीक है। इसने फोर्स लगाया होगा, इसको रोक दिया होगा, ये नेगेटिव में वैल्यू आएगा इसका, बस वही बात है, कहानी वही है। एट अ स्पीड ऑफ 10 to the power 3 मीटर पर सेकेंड, u इज इक्वल टू हो गया 10 to the power 3 मीटर पर सेकेंड एंड गेट्स एम्बेडेड आफ्टर ट्रैवलिंग 5 सेंटीमीटर। और धस के रह गया, डिस्टेंस हो गया 5 सेंटीमीटर और v हो गया 0। अब 5 सेंटीमीटर से भी काम नहीं चलेगा, 5 सेंटीमीटर को भी जस्ट मिनट बेटा, फाइव सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो 5/100 कर लो, 1/20 मीटर आ जाएगा, ये हो गया s, और v तो 0 हो ही गया। Gets embedded after traveling 5 centimeter. Calculate the resistive force exerted by the sand, वही against वाला force निकालो, और the time taken by the bullet to come to rest। टाइम कितना लगा ये नई बात है, टाइम निकालने के लिए दे दिया, तो आपको फोर्स निकालना है और बेटा टाइम निकालना है, ठीक है। देखो क्या क्या दिया हुआ है, u दिया है, s दिया है, v दिया, सेम बात, v² इज इक्वल टू u²
प्लस 2as से आप a निकाल लो, क्योंकि आपको v मालूम, u मालूम, s मालूम, सब दिया हुआ है, a निकल जाएगा। ठीक है, और फिर कह रहा है कि टाइम निकाल लो। जब आपको a निकल गया, v, u और a तीनों निकल गया, तो v इज इक्वल टू u प्लस 80 से आप टाइम कैलकुलेट कर लो, क्योंकि v पता है, u पता है, a पता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व कीजिएगा जरूर, खुद से सॉल्व करके देखिएगा जरूर, क्योंकि पेपर्स में क्वेश्चन आते हैं, एकाएक बच्चे जब पेपर में क्वेश्चन देखते हैं तो बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, प्रेशर में आ जाते हैं बच्चे, इसलिए पहले से जम के प्रैक्टिस करके जाइएगा। ठीक है, डिराइव द यूनिट ऑफ फोर्स यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये भी आपका लेक्चर में जो है कैलकुलेट किया हुआ है, बताया हुआ है। A force of 5 Newton produces an acceleration of this on a mass m1 and an acceleration of this on a mass। अच्छा, दो ऑब्जेक्ट है बेटा, 5 न्यूटन का फोर्स जब दोनों ऑब्जेक्ट पर लगाया गया तो पहले ऑब्जेक्ट में 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा हुआ और दूसरे ऑब्जेक्ट में 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा हुआ। What acceleration would the same force provide if both the masses are tied together? ठीक है, अगर दोनों मास को जो है टाई कर दिया जाए, ठीक है, तब कितना एक्सेलरेशन पैदा होगा? सिंपल सी बात है, आराम से बनेगा। गिवन में आपको दिया हुआ है, गिवन में आपको दिया हुआ है F इज इक्वल टू 5 न्यूटन। ठीक है, और फर्स्ट बॉडी के लिए एक्सीलरेशन a1 इज इक्वल टू दे दिया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा m नहीं दिया, ध्यान रखना है, तो निकाल लेंगे। f इज इक्वल टू क्या होता है? ma होता है, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? f बाई a हो जाएगा। ठीक है, m इज इक्वल टू f बाई a हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा? m1 निकाल लेते हैं, 5/8 kg हो गया ना? नहीं दिया हुआ तो क्या हो गया, निकाल लिए। ठीक है, अब फिर से फोर्स उतना ही है बेटा, एक्सीलरेशन लग रहा है 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। m2 निकाल लो, m2 निकाल लो, कितना हो जाएगा बताना जरा सा? 5/24 kg हो जाएगा। ठीक, अब अगर इस दोनों को बांध दिया जाए तब कितना एक्सेलरेशन पैदा होगा? तो a इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? F बाई एम। a इज इक्वल टू F बाई एम, तो F हो गया कितना बताना? 5, और M में आपका M1 प्लस M2 दोनों आ जाएगा, तो 5/M1 कितना है भाई? M1 निकाले थे, हाँ 5/8 kg है। 5/8 प्लस M2 निकाले थे 5/24। बस इसको सॉल्व कर देना, इतना ही एक्सेलरेशन निकलेगा। फाइनल एक्सेलरेशन A जो है वो यही कैलकुलेट होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज मोमेंटम? पता ही है आपको, द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेंट इन अ बॉडी या द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। ठीक है, राइट, इट्स ऐसा यूनिट सब बताया हुआ है मैंने बेटा लेक्चर में। इंटरप्रेट फोर्स इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, फोर्स को इंटरप्रेट करना है मोमेंटम के द्वारा, टर्म्स ऑफ मोमेंटम। आपको पता ही है F इज इक्वल टू डेल P बाई टी होता है। ठीक है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ग्राफिकली, अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो। मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी, मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी व्हेन मास इज फिक्स्ड। अगर मास कांस्टेंट रखा जाए तो मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी का ये ग्राफ आ जाएगा। और मोमेंटम वर्सेस मास, मोमेंटम वर्सेस मास अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रखा जाए, v कांस्टेंट रखा जाए, मास कांस्टेंट रखा जाए, तो इस तरह से इसको हम दिखा सकते हैं बेटा। ठीक है, ओके बेटा, तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का आपका एग्जाम्पलर का सेशन भी कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ोगे, बहुत अच्छी तरह से पेपर्स की तैयारी कर रहे होगे। आपके हाफ ईयरली या फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशंस आगे हैं, आप अच्छी तरह से पढ़ो। और मोशन और फोर्स, ठीक है, ये दोनों फर्स्ट सेमेस्टर के चैप्टर्स हैं, दोनों मैंने जो है डाल ही दिया है, तो आप अच्छी तरह से अपने पेपर्स की तैयारी करो, अच्छी तरह उसमें अपीयर हो, अच्छा मार्क्स ऑब्टेन करना बेटा। बेस्ट ऑफ लक।